हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम आपके पेपर 5 कम्युनिकेशन एंड अडॉप्शन की प्रथम यूनिट के टॉपिक कम्युनिकेशन पर पुनः चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन की भाषा, परिभाषा तथा इसकी प्रकृति के विषय में समझने का प्रयत्न करेंगे। संचार अर्थात कम्युनिकेशन के ऊपर अनेक शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं ने समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी है। ये परिभाषाएं उनके अपने शोध एवं अनुभवों का परिणाम है। इन परिभाषाओं को देखकर लगता है कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मध्य संचार की किसी एक परिभाषा पर सहमति नहीं थी। हालांकि सभी परिभाषाओं में संचार का गूढ़ अर्थ एक समान ही नज़र आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। सबसे पहले हम जे पॉल लीगन्स के द्वारा संचार की परिभाषा पढ़ेंगे। जे पॉल लीगन्स के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार विचारों, तथ्यों, भावनाओं और मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक संदेश के अर्थ एवं उसके उपयोग को समान रूप से समझते हैं। हमारी प्रथम कक्षा में भी हमने जो कम्युनिकेशन का सरल अर्थ समझा था, उसमें भी यही कहा गया था कि संचार का अर्थ है समान अर्थात कॉमन, यानी कि अपनी मनोभावनाओं और विचारों को संचार करता इस प्रकार से श्रोता तक पहुँचाए कि उसके अंतर्निहित अर्थ उसी प्रकार से रहे जो कि संचारकर्ता कहना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि संचारकर्ता श्रोता से कह रहा है कि मेज पर बॉल रखी है, तो इसका अर्थ है कि संचारकर्ता और श्रोता दोनों के लिए मेज और बॉल का अर्थ एक ही हो। अलग अलग अर्थ होने से संदेश का तात्पर्य बदल जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत संचार का अर्थ यही है कि संचारकर्ता और श्रोता दोनों संदेश के एक ही अर्थ को समझें। अब हम दूसरी परिभाषा प्रसार कार्यकर्ता एस.वी. सुपे की समझेंगे। सुपे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार अति आवश्यक है। संचार संदेशों को वाहक से ग्राहक तक हस्तांतरित करने की एक साधारण प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा में वह विचारों, कौशल या तर्कों को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक संतोषप्रद एवं सही तरह से प्रेषित करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार सुपे ने संचार को किसी भी समाज के विकास
के लिए एक आवश्यक तत्व माना है कि समाज के विकास के लिए संचारकर्ता को संदेशों को किस प्रकार से श्रोता तक हस्तांतरित करना चाहिए। अब एक और परिभाषा हम रणजीत सिंह के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। रणजीत सिंह ने कहा है, संचार का मतलब है कि संदेशवाहक एवं संदेश ग्राहक एक विशेष सूचना के लिए तैयार किए गए हों। संचार व्यक्तियों के बीच अर्थों को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। इसमें हम यह देखेंगे कि संचार प्रक्रिया के अंतर्गत दो तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। वह है संचारकर्ता और दूसरा है श्रोता। यदि संचारकर्ता संदेश को कहे और श्रोता संदेश को न ग्रहण करे तो संचार प्रक्रिया अधूरी रहती है, संचार प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि संचारकर्ता द्वारा कही गई सूचना को श्रोता सही प्रकार से नहीं समझता है, तब भी संचार प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसी प्रकार एक और परिभाषा हम स्टैनबर्ग द्वारा दी गई है उसे जानने की कोशिश करते हैं। स्टैनबर्ग ने कहा है कि संचार मौखिक, लिखित अथवा चित्रों के संकेतों या प्रतीकों को एक विशेष स्रोत से एक विशेष श्रोता अथवा ग्राहक तक किसी विशेष अथवा सभी मीडिया जो कि माध्यम का कार्य करते हैं संचारित या प्रसारित करने की प्रक्रिया है। स्टैनबर्ग की इस परिभाषा से हम यह समझ सकते हैं कि संचार प्रक्रिया का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। वह मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है या किसी मीडिया के माध्यम से भी की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार से संचार प्रक्रिया संपादित हो, उसमें हमने जो पढ़ा था संचारकर्ता का तत्व यह सम्मिलित है, संदेश है और दूसरी तरफ श्रोता या ग्रहण करता है। अब हम एक और परिभाषा समझेंगे जो प्रसार कार्यकर्ता ओ.पी. धामा द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि संचार एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, भावनाओं, विचारों, सूचनाओं आदि को इस तरह आदान प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति संदेश में निहित भावार्थ व इसके इस्तेमाल को समान तरीके से समझ सके। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि उपयुक्त सभी परिभाषाओं, कथनों एवं वाक्यों का जो सारांश निकालते हैं उससे यह पता चलता है कि संचार दो व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, ज्ञान, विचारों एवं भावनाओं का प्रभावकारी आदान प्रदान है। यह एक साझेदारी व्यवस्था है जिसमें विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों, तथ्यों आदि का अर्थ और भावार्थ समान रूप से पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा समझा जाता है। यह साझेदारी संदेशकर्ता एवं श्रोता के बीच होती है। संचारकर्ता या श्रोता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु
यह सुनिश्चित है कि अगर संदेश अपेक्षित ग्राहक तक नहीं पहुंचता है या उसका अर्थ प्राप्तकर्ता के समझ में नहीं आता है तो संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। अर्थात संचार का अर्थ महज संदेश प्रेषित करना ही नहीं है, अपितु श्रोता अर्थात संदेश प्राप्तकर्ता के समझ में भी आना चाहिए। यानी संचार में निहित संवाद या संदेश का प्रभावकारी और अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। सफल संचार के लिए दोनों पक्षों यानी कि संचारकर्ता और श्रोता को संदेश का समान अर्थ समझ में आना आवश्यक है। संचार की परिभाषा के पश्चात अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संचार की प्रकृति क्या है, अर्थात व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की सबसे पहली प्रकृति यह है कि संचार एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार कहलाता है और यही संचार सामाजिक बदलाव की भी प्रक्रिया है। एक संचार परिस्थिति में दो या दो से अधिक व्यक्ति वार्ता करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जिसके पास कहने या भेजने के लिए कोई संदेश है वह संचारकर्ता होता है। संचारकर्ता के पास एक संदेश होता है, वह किसी माध्यम अर्थात उस संदेश को बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जो संदेश को ग्रहण करता है, अर्थात श्रोता। और यह श्रोता संचारकर्ता द्वारा निहित भावार्थ को समझने का प्रयास करता है। ग्रहणकर्ता अर्थात यह श्रोता संदेश को ग्रहण करने के पश्चात कुछ प्रतिक्रिया दर्शाता है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए अब यह श्रोता संचारकर्ता बन जाता है और उसकी प्रतिक्रियाओं में ही उसका संदेश निहित होता है। यही संदेश पुनः किसी माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो पूर्व में संचार करता था, परंतु अब वह ग्रहणकर्ता अर्थात श्रोता होता है। इस तरह से संचार की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, अभिरुचियों, ज्ञान व व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है और इस तरह संचार समाजीकरण का प्रमुख अवयव बन जाता है। जैसे हम इसको समझने के लिए हमारी कक्षा का ही उदाहरण लेंगे कि जब अध्यापक किसी विषय पर कुछ विस्तार से संदेश या नवीन ज्ञान छात्रों में संचार करता है तो छात्र उसको सुनकर जब अपनी तरफ से कुछ प्रश्न करते हैं तो अब स्थिति में वह छात्र संचारकर्ता बन जाता है और अध्यापक श्रोता। तो इस प्रकार श्रोता की प्रतिक्रियाओं और संचारकर्ता की अभिव्यक्तियों के निरंतरता के साथ साथ संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। संचार व्यक्तियों के मध्य अर्थ भावार्थ आदान प्रदान करने की एक अनविरत प्रक्रिया है जो कि सृष्टि के उद्भव से आज तक चली आ रही है। संचार की दूसरी प्रकृति यह है कि संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है, अर्थात
कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच चलने वाली एक द्विगामी प्रक्रिया है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि सूचनाओं, तथ्यों, विचारों का संप्रेषण इस प्रकार से किया जाए कि संदेश में निहित भावार्थ और संदेश का इस्तेमाल श्रोता अर्थात ग्रहणकर्ता को साफ साफ समझ में आ सके। इस तरह यह क्रिया द्विगामी बन सके। एक द्विगामी पारस्परिक अर्थात फेस टू फेस परिस्थिति में संचार केवल महज सूचनाओं को आदान प्रदान ही नहीं करता, बल्कि यह इससे कुछ और भी अधिक है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में सूचनाओं के साथ साथ एक व्यक्ति अपने मनोभाव, शारीरिक भाव, चेहरे के भाव, भाषा, बोलने की शैली, अभिव्यक्ति आदि भी संचारित करता है, जो कि ग्रहणकर्ता या श्रोता पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसी बातचीत के परिणाम स्वरूप ही कई बार अनेक बदलाव आ जाते हैं, जो कि ज्ञान और व्यवहार में बदलाव के रूप में दिखाई देते हैं। अतः मूल स्वरूप में संचार एक द्विपक्षीय द्विगामी प्रक्रिया है, जो कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है। संचार की अगली प्रकृति है कि संचार बिना शब्दों के भी संभव है, यानी कि कम्युनिकेशन कैन अकर इवन विदाउट अटरिंग वर्ड्स। यह जरूरी नहीं कि संचार करने के लिए शब्द ही हो, संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा सदैव कुछ न कुछ संचरण करती रहती है। जब कोई संदेश किसी स्रोत द्वारा अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी ग्रहणकर्ता को प्रेषित किया जाता है, तो वह किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करने के पश्चात हमारा मस्तिष्क उस संदेश को एक अर्थ प्रदान करता है, जो हमारी मानसिक या शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। यही संचार है। उदाहरण के तौर पर चौराहे पर खड़ा यातायात का सिपाही हमें अपने हाथों के भावों से रुकने या चलने का संदेश देता है। यहाँ हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी आंखें संचार का कार्य करती हैं। सुबह सुबह एकाएक छात्रावास में अपने कमरे में हलवे बनने की खुशबू आती है। हलवा बनने की बात किसी ने आकर हमसे नहीं की, परंतु हमारी नाक संदेश ग्रहण करने में सक्षम है। अर्थात संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है। संचार की एक अन्य प्रकृति है कि संचार के अनेक प्रकार हैं। मीन्स कम्युनिकेशन हैज़ मैनी वेराइटीज़। एक ही संदेश को मनुष्य द्वारा विभिन्न रूपों में संप्रेषित करना इस बात का द्योतक है कि संचार के अनेक प्रकार या रूप हैं। उदाहरण के लिए अभिवादन का आदान प्रदान हर देश में, यहाँ तक कि एक ही देश में अलग अलग प्रांत या राज्य में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। किसी भी देश में यह शरीर को झुकाकर प्रकट किया जाता है, तो कहीं पर दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कहकर अभिवादन किया जाता है। कहीं हम अपने बड़ों के पांव छूकर अपनी भावना संप्रेषित करते हैं, तो कहीं हाथ मिलाकर शुभकामना करते हैं। यह सब एक ही संदेश को विभिन्न रूप से प्रकट करने की संचार शैली है। एक अच्छा संचारकर्ता विभिन्न प्रकार से अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जानने व प्रकट करने में सक्षम होता है। आज भी संसार में खुशी जाहिर करने के लिए हू हा जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, या ताली बजाकर
अपने भावनाओं का इजहार किया जाता है। अर्थात संचार के विभिन्न प्रकारों के कारण ही हमारे जीवन में सुरुचिता बनी रहती है, अन्यथा हम एक ही तरीके से संचार करते तो शायद ऊब जाते। विभिन्न तरीकों से संचार न केवल प्रभावशाली बनता है बल्कि अर्थपूर्ण भी होता है। अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम जैसे चेहरे के हाव भाव, मनोभाव, भाषा, लिपि, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, अभिनय, पोस्टर, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो आदि संचार के ही विभिन्न रूप हैं।